हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। इससे पूर्व हम फ्रांस की क्रांति से पूर्व की घटनाओं और फ्रांस की क्रांति के कार्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम कि जो 3 वर्ग थे फ्रांस में, उनमें जो असंतोष था उसके परिणाम स्वरूप कैसे राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे जो कार्य और उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर सूक्ष्म में बताएंगे और विस्तार में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय महासभा है, इसके का जो निर्माण हुआ वो किस उद्देश्य से हुआ या किस प्रकार हुआ। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि एक लंबे समय पश्चात राजा ने स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया। तो यहाँ देखिए, हमने लिखा है स्टेट जनरल का अधिवेशन और मतदान संबंधी विवाद। तो ये जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें ये राजा ने लुई 16 ने 5 जून 1789 को बुलाया। इसमें जो सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या किनकी, जो फ्रांस में 3 वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग था, इन तीनों की सदस्य संख्या कुल मिलाकर 1214 थी, जिसमें लगभग आधी जनसंख्या जो थी वो सर्वसाधारण वर्ग की थी। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि फ्रांस में सर्वाधिक प्रभाव पादरी वर्ग का था। तत्पश्चात कुलीन वर्ग, जो कि सामंत वर्ग से और राजकुल से संबंधित हुआ करते थे या बहुत अधिक धन संपन्न थे, उनकी गिनती हुआ करती थी। तो जो सर्वसाधारण वर्ग था उसे हमेशा हे दृष्टि से देखा गया। अब धीरे धीरे सर्वसाधारण वर्ग जो था उसमें आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और उनमें आबे साइज जैसे कुछ क्रांतिकारी विचारों के लोग थे। तो ये कहा जाता है कि 5 जून को जब उद्घाटन भाषण लुई 16 ने दिया, तो उसने संविधान के निर्माण के विषय में कोई चर्चा नहीं की। उसने ये कहा कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति है वो काफी विकट हो रही है और इस स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से या इस स्थिति पर विचार करने के उद्देश्य से ये जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सर्वसाधारण वर्ग जिसे, और राजा ने पहले लोगों से कैहियर पर सिग्नेचर कराए थे और ये कहा था कि राजा वो जनता जो है वो अपनी शिकायतें, जो उसे शिकायतें वो प्रस्तुत करें। लेकिन और उन शिकायतों में सर्वसाधारण वर्ग ने निरंकुश शासन की समाप्ति की बात और संविधान निर्माण की बात कही थी। उन विषयों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। तब आवेसाइज जो थे उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि फ्रांस की राजनीति में सर्वसाधारण वर्ग जो कि सबसे अधिक मात्रा में है, उसका क्या अस्तित्व है, उसे कहाँ देखना चाहिए या उसकी बात किसे कहाँ तक। अतः ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय महासभा जो थी उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण इस स्टेट्स जनरल के अधिवेशन के माध्यम से हुआ और ये जो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन था, इसे ही यदि हम ये कहें कि यहीं से फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ होता है या निरंकुश शासन की समाप्ति की ओर जनता जो है उसने कदम बढ़ाया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतः ये स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन था ये 6 मई से और जून के मतलब इसमें मतदान संबंधी जो
बात थी उन पर संघर्ष चलता रहा और परिणाम ये हुआ कि सर्वसाधारण वर्ग जो था वो इस बात के विरुद्ध था कि एक वर्ग का एक मत नहीं होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का मत होना चाहिए। और क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, हमेशा ये होता था कि सर्वसाधारण वर्ग का एक मत होने के कारण पादरी और कुलीन वर्ग जो थे उनकी बात मानी जाती थी। अतः मतदान संबंधी विवाद काफी बढ़ता गया और ये विवाद जो है ये जून अंत तक चला। अतः ये कहा जाता है कि 13 जून को सर्वसाधारण वर्ग जो था उसने ये निर्णय लिया कि वो एक अलग, वो ये कहते थे कि तीनों दल एक साथ बैठकर मतदान एक सभा में बैठेंगे, वहां पर बातों पर विचार करेंगे, तभी संविधान सभा का निर्माण होगा। और उन्होंने जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे उन्हें भी उसमें राष्ट्रीय महासभा की बैठक में आमंत्रित किया। लेकिन जो पादरी वर्ग थे उनके प्रारंभ में 3-4 दिन बाद 5 पादरी राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित हो गए। बाद में अन्य 7 पादरी भी सम्मिलित हो गए, तो कुल मिलाकर 11 पादरी जो हैं वो सर्वसाधारण वर्ग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सभा की जो उन्होंने बनाई थी उसमें सम्मिलित हो गए और सर्वसाधारण वर्ग ने उनका स्वागत किया। लेकिन कुलीन वर्ग जो था वो अभी भी उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ बैठकर वार्ता करने के लिए, जो समस्याएं हैं उन पर समाधान करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उन्होंने ये विचार किया कि चाहे अब कितना ही विरोध किया जाए, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय महासभा का निर्माण कर लिया है और ये जो राष्ट्रीय महासभा है ये एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन जब 20 जून को वो लोग एक सभा भवन में इकट्ठे होने के लिए वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सभा भवन जहां पर उन्होंने मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा था उस पर ताला लगा हुआ था। और ये कहा जाता है कि लुई 16 जो था उसने कुलीन वर्ग के प्रभाव में आकर इस प्रकार का निर्णय, जब ये आगे से आए मिनागो वगैरह वहां पर एकत्र हुए और उन्होंने सुरक्षा गार्ड जो थे उनसे पूछा कि यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है, तो उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि अन्य कोई सभा होनी है उसकी तैयारी चल रही है और उसके लिए निर्माण कार्य वगैरह भी चल रहा है, इसलिए ताला नहीं खोला जाएगा। सर्वसाधारण वर्ग ने उनसे ताला खोलने के लिए आग्रह किया, लेकिन जब वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तब ये कहा जाता है कि आरबीसीआई और अन्य लोगों ने पास में ही एक बहुत बड़ा टेनिस का मैदान था, टेनिस कोर्ट था, वहां पर ये कहा कि अब हम लोग इकट्ठे हो गए हैं तो हमारी सभा अवश्य आयोजित होगी। और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया और ये कहा जाता है कि वो पास के सर्वसाधारण वर्ग जो था वो वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने सर्वसाधारण के सब सदस्यों ने मिलकर ये शपथ ली कि अब वो अगर अन्य वर्ग उनके साथ सम्मिलित होते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं भी होते हैं तो वे फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये जो शपथ ली गई इसे ही टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। और ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ है ये कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी टेनिस कोर्ट की शपथ का जिक्र किया जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है टेनिस कोर्ट की शपथ। तो यहाँ पर मतलब कि सर्वसाधारण वर्ग ने जो 20 जून को सभा भवन के में एकत्रित होना चाह रहे थे, जब उन्हें उससे मना कर दिया गया तो उन्होंने यहाँ पर एकत्र होकर टेनिस कोर्ट की शपथ। अब
और अब उन्हें ये लगने लगा कि कुलीन वर्ग को भी, प्रारंभ में कुलीन वर्ग जो था वो राजा का समर्थन किए जा रहा था, और जो राजा के प्रतिनिधि भी थे या कुलीन वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो ये कहते थे कि उन्हें लगता था कि सर्वसाधारण वर्ग अपने प्रयास में सफल नहीं होगा। और लेकिन जब इनके क्रांतिकारी लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर संविधान निर्माण के लिए आए हैं और अब हम बिना संगीनों के या बिना बंदूक के हटाए जाने पर यहाँ से नहीं हटेंगे, तो तब इन अन्य वर्गों को ये लगने लगा कि एक साथ मिलकर यदि संविधान का निर्माण किया जाए तो संभवतः वो ज्यादा उचित होगा। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने संयुक्त अधिवेशन किया तीनों दलों ने, और फिर उन्होंने कि फ्रांस की किस तरह फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत किया जाए, किस प्रकार के संविधान का निर्माण किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा। परिणाम क्या हुआ कि अब राजा को ये लग रहा था कि स्थिति काफी विकट होने लगी है, तो उसने फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों से कुछ सेना और सुरक्षा बल बुला लिए और उसे इन संयुक्त अधिवेशन को नजरअंदाज में रखते हुए अपने लिए इसे बड़ा खतरा बताया। ये जो सेना वगैरह बुलाई, इस समय धीरे धीरे सेना भी जो थी वो अन्य राजा की अपेक्षा इन लोगों के पक्ष में आ गई थी, और वो जो सैनिक थे वो पूर्ण रूप से राजा को समर्थन नहीं दे रहे थे। हालांकि कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, लेकिन इन लोगों का जो सर्वसाधारण वर्ग था उसका मनोबल नहीं मिला। परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग जब संयुक्त हो गए तो इन्होंने 14 जुलाई 1789 को बास्तील के प्राचीन किले पर हमला कर दिया, जिसका ये जो प्राचीन किला था, यद्यपि ये किले के उद्देश्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, इसका जो इस समय प्रयोग होता था वो एक जेल कारागार के रूप में हुआ करता था, और जो बोर्बो वंश के निरंकुश शासकों का विरोध करता था उन्हें इसमें बंदी बनाकर रखा जाता था। तो 14 जुलाई 1789 को जब बास्तील के प्राचीन किले पर हमला किया तो उससे क्या हुआ, राजा जो है वो घबरा गया और उसे ये लगने लगा कि अब बहुत लंबे समय तक फ्रांस की जनता के अधिकारों का दमन नहीं किया जा सकता। और ये जो संयुक्त अधिवेशन के परिणाम स्वरूप इन लोगों ने 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया कि फ्रांस में 14 जुलाई के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने अभी तक फ्रांस में जो बोर्बो वंश का सफेद रंग का झंडा चल रहा था उसे समाप्त करके एक नए तिरंगे झंडे को अपनाया, जिसमें कि सफेद, लाल और अन्य रंग रखे गए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय महासभा थी, जो कि पहले अकेले सर्वसाधारण वर्ग की सभा थी, और बाद में जब इनके साथ अन्य दल संयुक्त हो गए तो इन्होंने एक संविधान का निर्माण करने की योजना बनाई, और ये जो योजना बनाई गई इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने राजा की शक्ति पर का हस्तक्षेप करने या राजा के अधिकारों को समाप्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया, और इन्हें अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, फ्रांस की अन्य जनता का भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो बास्तील का पतन, जैसे कि टेनिस कोर्ट की शपथ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही बास्तील का पतन भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।
और ये राष्ट्रीय महासभा के कार्य और उपलब्धियां, इन्हें हम इसके ही दूसरे लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी। थैंक यू।